सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्पर्श पुस्तक की गद्य खंड का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद पाठ प्रवेश और अंत में कहानी को पढ़ेंगे और उसको सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। छुटपन में ही अर्थात बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय अर्थात समय से पहले ही उनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके 2 नाटक भी हैं। उनके द्वारा लिखित निबंध कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलन में संकलित है। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह बात अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते रहते हैं। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। अपेक्षाएं का अर्थ है आशाएं। बड़ा होना या बड़े होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटा भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। तिरोहित का अर्थ है गायब या लुप्त। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की इच्छा परेशान किए रखती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल ना हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे का अर्थ है कक्षा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तालीम का अर्थ है शिक्षा। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने।
अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही कक्षा में वो 1 वर्ष से अधिक, कभी कभी 2 वर्ष तो कभी कभी 3 वर्ष लगा देते थे। उनका मानना था कि जब तक हम अपनी बुनियाद को पुख्ता नहीं करेंगे तो उस पर एक ऊंची इमारत को हम खड़ा नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब तक हम निचली कक्षा के सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, हम अगली कक्षा में कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तमीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तमीह का अर्थ होता है डांट डपट और निगरानी का अर्थ होता है ध्यान रखना। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, अर्थात हर वक्त पढ़ाई करते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10 से 20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत, राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने अर्थात लेखक ने बहुत चेष्टा की, प्रयास की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ क्योंकि वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताब खोले बैठा रहता था, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था। वह अपनी कॉपियों और किताबों पर चिड़ियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाता रहता था या एक ही नाम कई बार लिखता रहता था। इन बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता था। नहीं, लेखक बड़े भाई से इसका अर्थ पूछने की हिम्मत रखता था। मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं तुम सभी से आशा करता हूँ कि इस कहानी को ध्यान से सुनोगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे छात्र ऐसे हो जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं वो कभी कभी घटी होगी जो इस कहानी की कुछ घटनाओं से मिलती जुलती हो। इसलिए मैं आशा करूँगा कि आगे ध्यान से सुनना। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी उसे ठीक से पढ़ा नहीं जाता था। इसलिए जैसे ही मौका मिलता वो हॉस्टल से बाहर निकल जाता और अपने मित्रों के साथ खेलने लगता। और वापस जब हॉस्टल में आता, कमरे में आता, तो भाई साहब को क्रोधित देखकर वो बहुत डरा हुआ महसूस करता। इतना डरा हुआ कि उसके प्राण सूख जाते।
उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमसे पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। भाई साहब हमेशा यही सवाल पूछते कि कहाँ पर थे, और लेखक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। लेखक कहना चाह रहा है कि पता नहीं क्यों उस समय मैं अपने मुंह से यह भाई साहब को क्यों नहीं कह देता था कि जरा सा बाहर खेलने गया था, जिससे कि वह मुझे डांटे नहीं। परंतु लेखक के पास इसका कोई जवाब ना होता था और उसकी चुप्पी यह बात को सिद्ध करती कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे भूल हुई है, मैंने अपराध किया है, आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, सुनेंगे या जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की जितनी भी व्याख्या मैंने की है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी।